एरे के बारे में। आज उसी टॉपिक को हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एरे क्या है। एरे सिमिलर डेटा का कलेक्शन होता है जिसमें हम सिमिलर डेटा को एक नाम के साथ शेयर करके और इंडेक्सिंग दे करके उसे यूज करते हैं। हर एलिमेंट के लिए इंडेक्स के थ्रू ही उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इस तरह से हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, एरे का यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एरे का क्यों यूज किया जाता है, जब बहुत सारे सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स का हमें यूज करना हो, क्योंकि उतना हमें वेरिएबल बनाने से प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज इस वीडियो में कि एरे को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या होता है और उसे किस तरह से प्रोग्राम में यूज किया जाता है। देखिए, सिंटैक्स इसका सिंपल होता है, डेटा टाइप, इसके बाद में एरे का नाम और उसके बाद में उसकी साइज दी जाती है। सेमीकोलन से उसके बाद टर्मिनेट किया जाता है। ये जो मैंने यहाँ पर साइज दी है, मैंने आपको बताया था कि इसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं और इस सबस्क्रिप्ट में जो साइज दी जाती है उतने एलिमेंट तक हम इस पर्टिकुलर एरे में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो सबस्क्रिप्ट है ये हर एरे के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि अगर 1D एरे है तो उसमें 1 सबस्क्रिप्ट होगी, अगर 2D एरे यूज कर रहे हैं तो 2 सबस्क्रिप्ट होगी। तो ये किस तरह से होती है, जैसे कि 1D एरे है तो यहाँ पर ये जो एक सबस्क्रिप्ट है या ये एक रो या कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मेमोरी में इससे रो बन सकती है, कॉलम बन सकता है, लेकिन एक लिस्ट की तरह ही इसमें वैल्यू स्टोर होगी। लेकिन अगर हम 2 डायमेंशनल एरे की बात करें तो उसके अंदर दोनों जो 2 सबस्क्रिप्ट है उसमें से एक सबस्क्रिप्ट रो के लिए होगी तो दूसरी सबस्क्रिप्ट कॉलम के लिए होगी। उसमें डेटा टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके साथ में एरे डिक्लेयर कैसे होता है। डेटा टाइप की जगह मान लीजिए मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक डेटा ले लिया, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया, उसके बाद में मैंने एरे का नाम लिखा है a और इसकी साइज दी है 5। तो यहाँ पर ये है डेटा टाइप, ये एरे का नाम हो गया और ये इसकी साइज होगी। जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मेमोरी में A0, A1, A2, A3 एंड A4 इस तरह से एक मेमोरी एरिया क्रिएट हो जाएगा जिसमें हम 5 एलिमेंट्स को उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है यही एरे है। इसके बाद में हम बात करेंगे 1 डायमेंशनल एरे के बारे में। 1 डायमेंशनल एरे में किस तरह से डेटा स्टोर होता है, उसका कंपाइल टाइम और रन टाइम इनिशियलाइजेशन कैसे होता है वो हम अब देखते हैं। तो फ्रेंड्स, 1 डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि एक सबस्क्रिप्ट होती है और उसके अंदर, जैसे मैंने अभी आपको सिंटैक्स बताया था सिंपल एरे का, उसी तरह से 1 डायमेंशनल एरे का सेम सिंटैक्स रहेगा, क्योंकि इसमें एक सबस्क्रिप्ट थी तो उसी तरह से इसमें भी एक सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो उसी तरह से मैं आपको फिर से यहाँ पर बता देती हूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ पर इस तरह से एक 1 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर किया, तो यहाँ पर इसका जो भी, तो यहाँ पर जैसे ही एग्जीक्यूट होगा इसके लिए मेमोरी में एरिया क्रिएट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके कंपाइल टाइम और रन टाइम इनिशियलाइजेशन के बारे में। अगर ये एक एरे क्रिएट हुआ है तो इसके अंदर वैल्यू किस तरह से स्टोर की जा सकती है, उसके 2 तरीके, एक है कंपाइल टाइम और दूसरा है रन टाइम इनिशियलाइजेशन। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन क्या होता है, जब हम किसी भी एरे या किसी वेरिएबल को जो वैल्यू दी जाती है वो उसके डिक्लेरेशन के टाइम पर ही अगर दे दी जाए, जब वो डिक्लेयर हो रहा है उसी वक्त हमने उसको वैल्यू प्रोवाइड कर दी, या फिर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से पहले अगर वैल्यू प्रोवाइड कर दी, तो उसका वो कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन हो जाता है। मतलब प्रोग्राम को लिखते टाइम ही आपने वैल्यू दे दी, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद अगर यूजर से इनपुट लिया जाता है तो उसे रन टाइम इनिशियलाइजेशन कहते हैं, और जब हम प्रोग्राम लिखते वक्त ही वैल्यू दे देते हैं तो उसे कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन इसका कैसे होगा देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कंपाइल टाइम की,
उसके लिए इस तरह से वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होगा, इसमें 5 वैल्यू, मैंने कोई भी 5 वैल्यू दे दी, जैसे कि 10, 20, 30, 40 और 50। इस तरह से मैं कंपाइल टाइम इसका इनिशियलाइजेशन कर सकती हूँ। यहाँ पर 5 वैल्यू मैंने दे दी है, ये 5 वैल्यू रो या कॉलम की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी मेमोरी में। तो ये देखिए इस तरह से होगा, A0, A1, A2, A3 एंड A4। 10, 20, 30, 40 एंड 50। इस तरह से मेमोरी में एक एरिया क्रिएट हो जाएगा और वहां पर इस तरह से ये वैल्यूज स्टोर हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि एरे की सबस्क्रिप्ट 0 से शुरू होकर के n-1 तक रहती है। n इसका मतलब यहाँ पे टोटल साइज है 5, तो 5-1 4 तक इसकी सबस्क्रिप्ट रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन की। मैंने आपको बताया कि रन टाइम इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि यूजर के थ्रू हमें वैल्यू को इनपुट लेना है। तो यूजर्स के थ्रू हम वैल्यू को इनपुट लेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि एरे के साथ हमेशा हम बात करेंगे लूपिंग की, क्योंकि एरे की बात होगी तो बहुत सारे एलिमेंट्स की, एक सेम टाइप की बहुत सारे एलिमेंट्स की बात होगी, तो उस जगह पर रिपीटेशन वर्क कर रहा है, तो उसके लिए हम लूपिंग चलाएंगे। यहाँ पर हम फॉर लूप का यूज करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि रन टाइम इनिशियलाइजेशन में हम किस तरह से इनपुट लेते हैं फॉर लूप का यूज करते हुए। तो चलिए अब हम बात करते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन की। देखिए जिस तरह से हम स्कैनफ के थ्रू इनपुट लेते हैं सी लैंग्वेज में, उसी तरह एरे के इनपुट के लिए भी हम स्कैनफ का यूज करेंगे। और इसका यूज किस तरह से करना है ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक एरे डिक्लेयर किया है जिसकी साइज 5 है। इसमें इट मीन्स कि इसमें 5 एलिमेंट्स स्टोर होंगे। यहाँ पर आई मैंने एक वेरिएबल लिया है जो काउंटर वेरिएबल की तरह वर्क करेगा और यहाँ पर लूपिंग के लिए यूज होगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लूपिंग शुरू करते हैं तो हम एक काउंटर वेरिएबल लेते हैं जो उसकी काउंटिंग के लिए यूज होता है। आई की वैल्यू 0 दी, आई लेस देन 5, इट मीन्स 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। यहां पर आकर के एक स्टेटमेंट है जिसे ये एग्जीक्यूट करेगा, स्कैनफ %d, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू हमें इनपुट लेनी है, एंड a। यहां पर हम a जो हमारा एरे है उसके प्लेस पर हम यहाँ पर उसके एड्रेस पे हम यहाँ पर वैल्यू को इनपुट ले रहे हैं। और यहाँ पर मैंने लिखा है आई की वैल्यू है 0, तो इट मीन्स a 0 पर एक वैल्यू यहाँ पर मैंने इनपुट ले ली, मान लो 10। इसके बाद में वापस i++ होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 1, वापस कंडीशन ट्रू होगा और a 1 पर स्टोर हो जाएगा कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पर दी 20। इसी तरह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा और जैसे ही 5 लेस देन 5 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इट मीन्स कि कब तक ट्रू रहेगी, जब तक i की वैल्यू 4 है। इस तरह से हम वैल्यूज को इनपुट ले सकते हैं। तो ये तरीका होता है रन टाइम इनिशियलाइजेशन का। कंपाइल टाइम में हम इसको डिक्लेयर करते वक्त ही अगर वैल्यू दे दे तो वो कंपाइल टाइम है, और अगर हम यूजर के थ्रू इनपुट ले लें स्कैनफ के थ्रू लूपिंग चला करके, तो इसे कहेंगे हम रन टाइम इनिशियलाइजेशन। चलिए अब हम बात करते हैं 1D एरे के प्रोग्राम के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं एरे के प्रोग्राम के बारे में। 1 डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर 5 एलिमेंट्स इन एरे एंड प्रिंट देम। 5 एलिमेंट्स हमें स्टोर करने हैं एरे में और उसे प्रिंट करना है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले हेडर फाइल लिखी, हेडर फाइल stdi.h अगर सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो, और C++ में अगर प्रोग्राम बनाएंगे तो printf, scanf ये सारे स्टेटमेंट्स चेंज हो जाएंगे, हेडर फाइल चेंज हो जाएगी और बाकी का प्रोग्राम लगभग सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर सी लैंग्वेज में मैंने प्रोग्राम बनाया stdi.h मेन फंक्शन int a, यहाँ पर मैंने साइज ले ली है 5, ये एक एरे डिक्लेयर किया मैंने a नाम का, साइज ली है इसकी 5 यानी 5 एलिमेंट्स स्टोर करने हैं। i एक काउंटर वेरिएबल लिया है जिससे इसमें वैल्यूज को स्टोर और प्रिंट किया जाएगा लूपिंग के थ्रू। printf एंटर एलिमेंट्स, तो सबसे पहले आउटपुट की जो स्क्रीन होगी उस स्क्रीन पर लिखा होगा
एंटर एलिमेंट्स। ये जैसे ही लिखा हुआ आएगा इसके बाद में फॉर लूप स्टार्ट हो जाएगा। i इक्वल टू 0, i को 0 से इनिशियलाइज किया है, वही प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया था इनपुट लेने के लिए स्कैनफ के थ्रू, वही प्रोसेस चलेगा। और मैंने यहाँ पर मान लीजिए कि 5 कोई वैल्यू इनपुट दी, 7, 9, 3, 6, 8, यहाँ पर मैंने 5 वैल्यूज को इनपुट दिया है। अब इन वैल्यूज को नेक्स्ट स्टेटमेंट जैसे ही ये फॉल्स होगा यहां से नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आ जाएगा, एंटर्ड एलिमेंट्स आर, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, एंटर्ड एलिमेंट्स आर। फॉर लूप यहां पर वापस चलेगा, लेकिन यहां पर जैसे हमने स्कैनफ के थ्रू हमने इनपुट लिया था, यहाँ पर हम फॉर लूप चला करके प्रिंटफ के थ्रू यहाँ पर प्रिंट करेंगे, स्टेटमेंट्स को प्रिंट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 बार %d लिखा है और उसके बाद में i और ai लिखा है। तो %d का क्या रहता है, ये कंट्रोल स्ट्रिंग का क्या रहता है कि जो स्टेटमेंट है जिस सीक्वेंस में है उसी हिसाब से ये यहाँ पर लिखता जाता है। तो %d, फर्स्ट %d में i की वैल्यू आ जाएगी और सेकंड %d में ai यानी कि जो उस इंडेक्स पर स्टोर्ड वैल्यू है वो आ जाएगी। तो सीधी सी बात है कि 0 पर 7 स्टोर है, 1 पर 9, 2 पर 3, 3 पर 6 और 4 पर 8 स्टोर्ड है। तो इसी तरह से जैसे ही i लेस देन 5 यानी 0 लेस देन 5 होगा, कंडीशन ट्रू होते ही यहाँ पर लिखा हुआ आएगा a0, क्योंकि i की वैल्यू 0 है, यहाँ 0 आ जाएगा, इक्वल टू %d, ai पर क्या वैल्यू है 7, यानी 0 के प्लेस पर क्या वैल्यू है 7। इसी तरह से i प्लस प्लस i की वैल्यू हो गई 1, इसी तरह से नीचे आएगा %d की जगह पे i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इक्वल टू 1 के प्लेस पे क्या वैल्यू है 9, तो यहां पर आ जाएगा 9। इसी तरह से ये आगे वर्क करेगा, यहां पर आ जाएगा 3, यहाँ 6 और यहाँ 8। इस तरह से एरे का एक प्रोग्राम कंप्लीट होता है। एक सिंपल प्रोग्राम है ये। एक एरे हमने लिया, उसमें 5 वैल्यूज को इनपुट लेकर के उन 5 वैल्यूज को मैंने इसके इंडेक्सिंग के साथ में प्रिंट करवाया है। तो इस तरह से हम एरे को डिक्लेयर करते हैं और 1D एरे में किस तरह से इनिशियलाइजेशन, कंपाइल टाइम, रन टाइम, ये आपने अभी सीखा। तो एरे का ये कॉन्सेप्ट जो है, इसके अंदर नेक्स्ट जो 2 डायमेंशनल एरे है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।